जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज फिर हम एलपी टेक्नीशियन साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो कि 10 अगस्त 2018 शिफ्ट के होने वाले हैं। 10 अगस्त 2018 शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब एलपी की वैकेंसी पड़ी है, टेक्नीशियन की भी पड़ी है, आरपीएफ की भी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी ग्रुप डी, एनटीपीसी सब धीरे धीरे हम सभी एग्ज़ाम्स में हुए साइंस के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि जो रेलवे में जो ये साइंस आ रही है, ये आप देखेंगे कि हर सेट में कुछ न कुछ क्वेश्चंस अगले सेट में ये रिपीटेड हैं। डिजिट चेंज करके कॉन्सेप्ट सेम ही है, डिजिट बस चेंज कर दे रहा है और कॉन्सेप्ट क्या है, सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि टोटली जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है? धन आयन, पॉजिटिव आयन। ठीक है, आइए देखिए, ऑप्शन कर रहा है हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट और अमोनियम। हाइड्रोक्साइड OH बोलते हैं, नाइट्रेट है NO3 होता है, कार्बोनेट है CO3 होता है और अमोनियम होता है NH4। ये कौन इनमें से कौन जो है ये धन आयन है? आपको पता है दोस्तों कि हाइड्रोक्साइड क्या होता है, निगेटिव होता है, नाइट्रेट भी क्या होता है, निगेटिव होता है, और कार्बोनेट भी क्या होता है, ये इस पे 2 निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये सब निगेटिव होते हैं। इसमें क्या बन गया हमारा, अमोनियम। अमोनियम ये क्या है, अमोनियम क्या है हमारा, ये धन आयन होता है। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव होता है। आगे बात समझ में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं, इन पर कुछ तत्व बना कर समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम ये नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 हो गया, कार्बोनेट हो गया CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये अमोनियम में बना देते हैं आपको NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि जो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए, हाँ आ गया है क्वेश्चन, कहता है गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? देखिए, ये आपको सबसे पहले बता दें स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल 3 मिरर बनते हैं, कितना, एक इधर वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे यहीं से सेंटर से। देखिए, एक ये मिरर बन गया, एक यहाँ से बन जाएगा और एक ऐसे बनेगा। समझिए, इधर पॉलिश कर दिए, एक पे अंदर की तरफ पॉलिश कर दिए और एक पे किधर भी पॉलिश कर दीजिए एक साइड में। 3 मिरर बन गया कि नहीं बन गया? इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव, मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। इस मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और इस मिरर को जो बोलते हैं, जैसे सीधा बना है, इसको हम यहाँ बना देते हैं, इस मिरर को बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब कहता है, क्वेश्चन कहता है इसमें कि जो प्रतिबिंबित सतह होता है, प्रतिबिंबित सतह, उसके केंद्र को, ये प्रतिबिंबित सतह है, इसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं?
तो इस केंद्र को बोलते हैं हम, प्रतिबिंबित सतह के मध्य बिंदु केंद्र को कह रहा है, केंद्र को क्या बोलते हैं हम, तो ये ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुव। इसमें ध्रुव क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये इसको क्या बोलेंगे हम, ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए दर्पण के बारे में थोड़ी और कुछ पॉइंट्स होते हैं, कोई कुछ और थोड़ी और भी पॉइंट्स होते हैं, उनको समझ लेते हैं। देखिए, ये दर्पण है, यहाँ से कोई समांतर किरणें आती है तो वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर जाती है उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। और फोकस का डबल जो होता है वो होता है इसका केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। इस दूरी को, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इस मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं हम फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F = जो होता है, F = होता है r/2। F = क्या होता है? r/2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए। मुख्य अक्ष क्या बोलता है? तो मुख्य अक्ष होता है वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं हम? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया? ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है कूलॉम, आर्किमिडीज, माइकल फैराडे और चार्ल्स डुफे। आइए समझते हैं आवेशों के आकर्षण प्रतिकर्षण के नियम को किसने दिया था। देखिए, पहले आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है, ये मान लेते हैं हमारा Q1 आवेश है और ये हमारा Q2 आवेश है, ये माइनस और ये प्लस है। ठीक है दोस्तों, अब समझिए, जो और ये r दूरी पर रखे हैं, r मीटर की दूरी पर ये रखे गए हैं, तो इनमें एक नियम दिया गया, इसने नियम दिया था जिसका नाम है कूलॉम। क्या नियम, क्या नाम है उस वैज्ञानिक का नाम? क्या है? कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। कूलॉम, इसको कूलम्ब भी लिखा रहता है, कूलम्ब भी लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, कूलॉम का नियम कहते हैं इसको। कूलॉम का नियम क्या होता है? कूलॉम का नियम क्या होता है कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इनमें जो लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, विपरीत जो आवेश होते हैं उनके बीच आकर्षण बल लगता है और जो समान आवेश होते हैं उनके बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसने बताया कि जो ये विपरीत आवेश है तो इनके बीच एक बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, जो वो होता है इनके द्रव आवेश के गुणनफल के, दोनों के आवेशों के गुणनफल क्या होता है? समानुपाती होता है। और जो ये बल होता है, ये जो दूरी होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन बताया? ये कूलॉम ने बताया। इस नियम को क्या बोलते हैं हम? कूलॉम्स लॉ बोलते हैं, कूलॉम का नियम बोलते हैं, कूलॉम का नियम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनको इक्वल करते हैं, क्या मिलता है हमको? Q1 Q2/r²। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट आ जाता है K = क्या हो जाता है? Q1 × Q2/r²। जो K होता है, K की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 होती है। ठीक है दोस्तों, 4πε0। इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ कांस्टेंट है। ठीक है, ये इतनी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, इस नियम को कौन दिया था? कूलॉम ने दिया था। कौन दिया था? कूलॉम। इसे हम बोलते हैं कूलॉम का नियम। आवेशों से आकर्षण और प्रतिकर्षण से संबंधित कौन नियम दिया था? कूलॉम दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि घोल ए से धातु A धातु B को क्या करता है? प्रतिस्थापित कर देता है। घोल A से धातु A B को क्या करता है? प्रतिस्थापित कर देता है। देखिए, तो धातु A क्या होगा? धातु A कैसा होगा? प्रतिस्थापित कर दे रहा है तो धातु A क्या होगा? ऑप्शन है B की तुलना में अधिक सक्रिय होगा, प्रतिक्रियाशील होगा,
बी की तरह एक समान ही प्रतिक्रिया है, बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है और बी की तुलना में भारी है। आइए हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये है कापर सल्फेट का विलयन है और इसका हम रिएक्शन करा देते हैं आयरन के साथ। किसके साथ? आयरन के साथ। ये एनसीईआरटी का इक्वेशन है दोस्तों, समझिए। तो ये क्या करता है, जो आयरन जो होता है, ये मान लीजिए ये धातु बी है और ये धातु ए है, ठीक है। अब ये जो ए धातु क्या करता है कि बी को विस्थापित कर देता है, तो बी को हटा देगा तो अपनी जगह ले लेगा, FeSO4 में आ जाएगा। और ये इसको क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया, Cu। इसको बोलते हैं कापर सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? कापर सल्फेट। क्या है? कापर सल्फेट। ये है आयरन, ये क्या है? ये आयरन है, ठीक है। और ये क्या बन गया हमारा? ये आयरन सल्फेट कहिए या फेरस सल्फेट कहिए। धातु ए धातु बी को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है? आइए इस बात को हम समझते हैं। ये कॉपर जो है ये क्या कर रहा है? इसको विस्थापित कर दे रहा है। अच्छा खासा ये था, ये क्या करे? इसको विस्थापित कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया? क्योंकि जो रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है, सक्रियता श्रेणी जो होती है, सक्रियता श्रेणी जो होती है, वो सक्रियता श्रेणी में जो आयरन जो होता है कॉपर से ऊपर है। मतलब आयरन जो है आयरन जो है वो कॉपर के मुकाबले क्या है? ज़्यादा सक्रिय है। क्या है? ज़्यादा सक्रिय है। इसलिए जो सक्रिय रहता है वो क्या कर देता है? अपने से कम सक्रिय वाले तत्वों को, धातु को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। यह जो अभिक्रिया होती है ये क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में? जो ज़्यादा पावरफुल रहेगा वो क्या करेगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, जो रिएक्टिव जो मेटल जो होते हैं अपने से कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं? उसको विस्थापित कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों कर देगा? क्योंकि जो ए है वो बी के मुकाबले क्या है? ज़्यादा क्या है? एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है यानी सक्रिय है। इसलिए क्या करेगा? उसको विस्थापित कर देगा। आगे बात समझ में? चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? आइए समझते हैं बॉर्डर लाइन तत्व को। ऑप्शन है पोलोनियम, सिलिकॉन, बिस्मथ और बोरॉन, ठीक है। देखिए, हम समझते हैं बॉर्डर लाइन तत्व। बॉर्डर लाइन तत्व को समझते हैं। देखिए, बॉर्डर लाइन तत्व क्या होता है? बॉर्डर है, किसका बॉर्डर है भाई? ऐसे याद रखेंगे, बॉर्डर लाइन किसका बॉर्डर है? तो इधर धातु होगा और अधातु। धातु अधातु को क्या करता है? ये अलग करती है। ये धातु अधातु को क्या करती है? ये अलग कर देती है। इसी को बोल दिया जाता है क्या? बॉर्डर लाइन तत्व। तो क्या बताती है? उप धातु। क्या होती है? ये उप धातु होता है। मेटल नॉन मेटल को क्या करता है? ये अलग करती है। ये क्या होती है? मेटलॉइड होता है। क्या बोलते हैं इसको? मेटलॉइड बोलते हैं। इस जो लाइंस को हम जिग जैग रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिग जैग। इस लाइन को हम जिग जैग लाइन भी कहते हैं। जिग जैग लाइन भी कहते हैं। ये होता कौन कौन है? इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? बॉर्डर लाइन तत्व में कौन कौन होते हैं? बॉर्डर लाइन तत्व कौन कौन से होते हैं? देखिए, बोरॉन तत्व क्या बोलते हैं? बॉर्डर लाइन तत्व। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये इनको बोला जाता है बॉर्डर लाइन तत्व। अलग करती है, उनको क्या बोला जाता है? जिग जैग, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं है? बोरॉन है, सिलिकॉन है, पोलोनियम है, सिलिकॉन है, बिस्मथ है और बोरॉन। बताइए इसमें बिस्मथ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बिस्मथ जो है ये हमारा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? बिस्मथ। बिस्मथ क्या है? बॉर्डर लाइन तत्व में नहीं आता है। बॉर्डर लाइन तत्व कौन कौन होते हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है दोस्तों। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यौन प्रजनन में
माता पिता का योगदान होता है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। क्या है? सभी जीन, अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का 1/4 हिस्सा और अपने जीन का 3/4 हिस्सा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए हम समझते हैं पहले क्रोमोसोम को। माता पिता, माता और पिता। देखिए माता जो होती है XX होता है और पिता होता है X और Y गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र हैं। इनके सिवा जो ये 22 इधर और 22 इधर, 22 प्लस इधर, ठीक है, 22 और टोटल जो गुणसूत्र होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। कितना? 23 पेयर जोड़े में होते हैं। कितना? 23 जोड़ा होता है। मतलब कितना? 46 होता है। जिसमें जो निर्धारण जो होता है, लिंग जो निर्धारण होता है वो कितने से होता है? 2 से, इनसे, इनके। तो देखिए इसका आधा 2 है तो इसका आधा 1 और इसका x, माता का आधा x और पिता का x और x जो निर्धारण करेगा ये क्या होता है? ये लड़की, क्या, कौन सा? लड़की। और x और y, माता का x और पिता का y, ये में बनेगा x और y, तो ये क्या बनेगा? ये लड़का। आगे बात समझ में? तो देखिए ये सवाल पूछ रहा है कि जो यौन माता पिता का योगदान होता है, माता पिता का योगदान क्या होता है जी? अपने जीन का आधा, कितना? 2 है, एक ये मिला और एक ये, तो कितना होगा? आधा। जीन का आधा क्या होता है? ये आधा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अब बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का जो अनुपात है 17.4:3 है। निकेल और जस्ता, Zn, जस्ते का जो अनुपात है कितना है? 4:3 है। तो आपको पूछ रहा है कि कॉपर, जस्ता और निकेल का अनुपात कितना होगा? कॉपर, जस्ता और निकेल का अनुपात कितना होगा? ठीक है, समझिए क्या करना है। कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये सवाल है गणित का, ठीक है, लेकिन ये दे दिया है इसमें, समझ लेते हैं इसको। ये कॉपर है, ये इसको यहाँ ला दीजिए और इसको यहाँ कर दीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि A/B और B/C होता है, तब A/B/C आता है। क्या हो जाता है? A/B/C क्या होता है? इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं, उल्टा n बना दीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे, पहले उधर करिए फिर इधर करिए फिर इधर कर दीजिए, यही काम कर देना है। AB हो जाता है और ये क्या हो जाता है? इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? B², इसमें गुणा कर देंगे नीचे क्या हो जाएगा? BC। सिंपल है, कर दीजिए इसमें भी। लेकिन कब करेंगे? जब यहाँ जो रहेगा वैल्यू वो वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, तभी करेंगे। तो कर दीजिए ना, ये इधर, इसको इधर कर दीजिए, इधर जिंक कर दीजिए और इधर क्या कर दीजिए? निकल कर दीजिए, हो गया। इधर भी क्या कर दीजिए? जिंक का लिख दीजिए और इधर किसका? निकल का लिख दीजिए। अब आंसर लिख दीजिए। ऐसे ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, कितना? 17×51। इधर आ जाइए, कितना हो गया? 21, और ये कितना हो गया? फिर नीचे आ जाइए, 7×4 28। ठीक है दोस्तों, एकदम इजी सवाल, एकदम इजी। पहले किधर गुणा कर देना है? ऊपर कर देना है, फिर इसका इसमें कर देना है, फिर इसका इसमें कर देना है। ये अनुपात का सवाल है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 21। इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 51:28। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आज यहीं रखते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।